हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी सीडीपी सीरीज़ का क्लास नंबर 10 है, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रायड्स साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस पूरी थ्योरी को और साथ ही डिफेंस मैकेनिज़्म, जो कि फ्रायड के द्वारा ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। 9 तरीके के डिफेंस मैकेनिज़्म हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, बच्चों को ये डिफेंस मैकेनिज़्म के जो क्वेश्चंस हैं, इनको करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कन्फ्यूजन जो है बच्चों को होती है इसके अंदर। और ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है, इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये जो वीडियो है बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बायलिंगुअल वीडियो रखने की कोशिश की गई है, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे हैं उनको ये जो वीडियो है, ये जो थ्योरी है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड कौन थे? सिगमंड फ्रायड को साइको एनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा, मनोविश्लेषण या मनोलैंगिक विकास के जनक। तो ये है सिगमंड फ्रायड। इनका जन्म जो है 6 मई 1856 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 23 सितंबर 1939 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये वियना विश्वविद्यालय में कार्य करते थे। ये एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट थे और साथ ही मनोचिकित्सक भी थे, जिन्होंने मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक स्कूल की सह स्थापना की थी। साथ ही उन्होंने अचेतन मन के सिद्धांतों और यौन इच्छाओं को गतिशील तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ओर निर्देशित करने के रूप में पुनर्परिभाषित करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था, वो ज़्यादातर जो है वो साइको एनालिसिस के बारे में, साइको सेक्सुअलिटी के बारे में इन्होंने बात की, और इन्होंने अपना सिद्धांत भी इसी क्षेत्र में दिया। चलिए बात करते हैं, इन्होंने जो बात की थी, इनके जो थ्योरी के मेन जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उन्हें समझेंगे। बाद में जो स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो इन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया था, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें चीज़ें समझनी है, उसमें सबसे पहली है मस्तिष्क की अवस्थाएं। तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: कॉन्शियस स्टेज, सब कॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट। हम सब अच्छे तरीके से जानते भी हैं। कॉन्शियस यानी कि अभी जो हम वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति हम बिल्कुल जागरूक हैं। तो जागरूक जब हमारा माइंड जो है, वो जागरूक कितना रहता है? सिर्फ 8% जागरूक रहता है। बाकी जो हमारा अवचेतन मन है, वो 2% कार्य करता है। और अचेतन मन, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो 90% एक्टिव रहता है। अनकॉन्शियस माइंड, आप ये मॉडल जो दिया गया था, आइसबर्ग मॉडल, ये फ्रायड के द्वारा ही दिया गया था। ये सब चीज़ें समझाने के लिए दिया गया था कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो 8% एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 2%, और अनकॉन्शियस माइंड जो है 90% एक्टिव रहता है। तो इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ें इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, चेतन मन। चेतन मन क्या है? कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारे जो विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर चल रहे हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस टाइम पे, जैसे कि हम ये वीडियो को सुन रहे हैं, और इस वीडियो को सुनकर जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, वो क्या है? हमारे कॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड इस समय जो है वो एक्टिव है। तो इसमें हमारे वर्तमान विचार शामिल होते हैं। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, या हम एक निश्चित समय में जो भी चीज़ अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्रिटिकल थिंकिंग, की कोई भी काम जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, या हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम सोच कर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड का काम रहता है। प्रेजेंट मोमेंट पर जो काम, जो विचार, जो भी हमारे माइंड में चल रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड के बदौलत ही चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरी जो अवस्था है, वो है अवचेतन मन की, जिसे प्री कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो इस लेवल के ऊपर जो है, हम उन विचार, हमारे माइंड में, हमारे अचेतन स्तर में उन विचारों की यादें होती हैं, जो प्रतिबिंब के क्षण के साथ आसानी से उपलब्ध है।
यानी कि हम एट द प्रेजेंट मोमेंट वो चीज़ें जो चीज़ हम कर रहे हैं, साथ ही हमारे माइंड में और भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। हम जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं उस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो उस तुरंत हम थोड़ा सा रिकॉल करके हम उस चीज़ को बता सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि आपके माता पिता का नाम क्या है, तो ये सब चीज़ हम मतलब अपने प्रीकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हमारे रिजर्व रहती हैं और हमें रिकॉल करके हम उन चीज़ों को याद करके उसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अवचेतन मन में ऐसी यादें होती है जो वर्तमान विचार का हिस्सा नहीं है। अभी प्रेजेंट माइंड में जैसा आप देख रहे होंगे इस इमेज के अंदर भी कि ये जो आदमी है ये वॉकिंग कर रहा है, साथ ही जो है उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं कि उसे कब उठना चाहिए, उसे नाश्ते में क्या खाना है, और उसे और क्या क्या काम दिन में करना है, उसने क्या क्या किया। तो ये अवचेतन मन है, यानी कि इसमें ऐसी यादें होती है जो वर्तमान विचार का हिस्सा नहीं है, जो आप काम कर रहे हो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम उसे याद कर सकते हैं, आसानी से उसे ध्यान में ला सकते हैं। फिर हम बात करें अनकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी अभी हमने देखा 90% ऑफ आर मेमोरी, 90% ऑफ आर माइंड इज़ अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे विचार हैं जो कि ऐसे विचार, हमारी ऐसे डिज़ायर्स, हमारे ऐसे आवेग जिनके प्रति हम काफ़ी हद तक अनजान रहते हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चल रही है, लेकिन हम इसके प्रति अवेयर नहीं है, ये चल रही है अपने आप। जैसे कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, हमारी जो शरीर की जो भी नीड्स हैं उनको वो पूरा कर रहा है। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है कंटिन्यूअसली, ये इस स्वाभाविक प्रक्रिया है, इनके प्रति हम अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, हम इनके प्रति अनजान हैं, लेकिन फिर भी ये प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं। तो ऐसी क्रियाएं हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो है इस थ्योरी का आधार है, ताकि आगे चलकर हम इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये जो थ्योरी है वो थोड़ा सा जो है बड़ा पार्ट कवर करती है, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ एक पार्ट को ही हम कवर करेंगे, फ्रायड की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज़्म जो है फ्रायड के द्वारा दिया गया था उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, तो हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने 3 लेवल पढ़े माइंड के, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे रिवाइंड करके फिर से दोबारा देख सकते हैं। फिर हम बात करें जो 3 वर्ड्स की बात, 3 टर्म्स की बात जो फ्रायड ने की थी अपनी थ्योरी के अंदर, इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहली टर्म है लिबिडो। लिबिडो जो टर्म है इसके ऊपर बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये टर्म जो है ये टर्म अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर घुमा फिरा कर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इस टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में देखे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इससे समझना बहुत ज़रूरी है। लिबिडो क्या है? लिबिडो इज़ अ पार्ट ऑफ ईड। अब ईड क्या है इसके बारे में भी आगे समझेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है, लिबिडो किसका पार्ट है? लिबिडो ईड का पार्ट है। ईद जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी कवर भी करेंगे। तो सबसे पहला यह पॉइंट आपको नोट करना है, लिबिडो इज़ अ पार्ट ऑफ ईड एंड अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिहेवियर। जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं, वो सब इसी के वजह से, इसी कारण से हम कर रहे हैं। लिबिडो की वजह से ही कोई भी तरीके का बिहेवियर एक मनुष्य करता है। तो ये क्या है? इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिहेवियर। काम इच्छा, हिंदी में इसे बोला जाता है काम इच्छा। तो लिबिडो काम शक्ति को कहते हैं। हिंदी में काम शक्ति को जो है काम इच्छा कहते हैं, जिसमें हमें सुख की अनुभूति होती है, जिसमें हमें कोई भी काम कर रहे हैं उससे करने में हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। तो सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह व काम वृत्ति को लिबिडो कहा है। उन्होंने कहा है कि एक स्वाभाविक प्रकृति है जिसका पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। इसका पूर्ण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम इसे जो है पूरा नहीं करेंगे, अगर इसको दबा दिया जाएगा, काम इच्छा को दबा दिया जाएगा, तो इससे व्यक्ति जो है वो कुसुमायोजित हो जाता है, यानी कि उसे एडजस्टमेंट करने में बहुत परेशानी हो सकती है।
नेक्स्ट जो टर्म है फिक्सेशन, फिक्सेशन यानी किसी चीज़ को फिक्स करना, आइडिया को फिक्स करना। अब जो भी काम इच्छा है उसको पर्टिकुलर स्टेज में, मतलब पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में उसको करना, उसको फिक्स करना, कैसे करना है, यानी कि जकड़न, यानी कि ऐसा विचार जो किसी व्यक्ति की काम इच्छा का एक हिस्सा अतिभोग या व्यवधान के कारण विकास के एक विशेष चरण में अटका हुआ है, यानी कि किसी भी काम को फिक्स करना। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड टर्म है जेनस जोन, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। इरोजोनस जोन जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन यानी कोई भी उद्दीपक, हमने पिछली थ्योरीज में स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, एसआर बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है। तो किसी भी उद्दीपक के बारे में, मतलब कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी जिसको देखकर, मतलब कोई भी आपको उद्दीपक दिखाया जा रहा है और उसकी वजह से कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो आपका एक्टिव हो रहा है, इसे बोलते हैं इरोजोनस जोन के अंदर। कामोद्दीपक क्षेत्र यानी कि शरीर का वह हिस्सा जो उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। ये तीनों टर्म्स जो है, इनका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिबिडो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये तीनों टर्म्स अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो टर्म है हमारे यहाँ पर, वो है ईड। ईड जो टर्म है वो हमारे अचेतन मन का हिस्सा है। एक एक पॉइंट आपका यहाँ से कवर होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट करते जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि ईड हमारे मानस का आवेगपूर्ण या अचेतन मन का हिस्सा है। हमारा अचेतन मन यानी कि हमारा जो थर्ड टाइप, जो 90% भाग जो है हमारा मस्तिष्क का कवर करता है, अनकॉन्शियस माइंड। तो ईड जो है हमारे मानस का आवेगपूर्ण या अचेतन मन का हिस्सा है, जो बुनियादी आग्रहों, ज़रूरतों और इच्छाओं पर सीधे और तुरंत प्रक्रिया करता है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, कोई भी काम है उसको करना ही करना है, यानी कि किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक किसी काम को करना, वो क्या कहलाता है, ईड कहलाता है। तो ये नवजात शिशु का व्यक्तित्व पूरी तरीके से ईड ही होता है, यानी कि हम बिल्कुल जब बच्चा जो है बिल्कुल अपना सेंसरी मोटर स्टेज में है, या बच्चा बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, बहुत ही छोटा है, नवजात है, तो उसमें बिल्कुल जो ये काम जो करता है वो ईड ही काम करता है सबसे ज़्यादा, यानी कि उसके इंस्टिंक्ट पर बेस्ड ईड जो है वो इंस्टिंक्ट पर बेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसकी बात कर ले तो सबसे पहले एक मनुष्य जीवन में सबसे पहले जो डेवलप होता है वो होता है ईड, क्योंकि ये हम देख भी रहे होंगे, हमने अभी पढ़ा नवजात शिशु का व्यक्तित्व तो पूरी तरीके से ईड ही होता है। तो ये सबसे पहले डेवलप होता है हमारे मनुष्य के शरीर, मनुष्य में। और दूसरा, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी किसी भी काम को करने में हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, या कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं उसे हम करना ही करना है, उसे करके हमें सुख की अनुभूति हो, तो ये जो ईड जो काम करता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ईड जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है पर्सनैलिटी का, किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है ईड। ईड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी का। और ईड नीड टू बी सेटिस्फाइड एट एनी कोस्ट, यानी कि किसी भी काम को बाय हुक और बाय क्रुक करना ही करना है, इस तरीके का विचार जो है नवजात शिशु के अंदर पैदा होता है, और ये ईड का ही हिस्सा है। आई होप आप ईद को इस टर्म को जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी ईगो, ईगो को बोलते हैं हम हिंदी में अहंकार, अहंकार, और सुपर ईगो यानी प्रति अहंकार। तो ईगो यानी अहंकार, अहंकार जो है जो है इन दोनों के बीच, ये जो दोनों स्टेट है हमने अभी देखा, जो हमारी दूसरी स्टेट है इसके अंदर वो है ईड, बीच में आता है हमारा ईगो। अभी यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ईड, ईगो और सुपर ईगो, बीच में क्या है, ईगो है। तो ईगो यहाँ पर क्या है, ईड और सुपर ईगो इन दोनों स्टेट के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। तो आप इसमें देखेंगे कि फ्राइड का अहंकार मानस का वह तर्क संगत भाग है जो कि ईड की सहज इच्छाओं, ईड में क्या, ईड की जो इच्छाएं हैं और सुपर ईगो की जो नैतिक बाध्यताएं हैं उनके बीच
मध्यस्थता का कार्य कर रहा है, यानी कि उन्हें एडजस्ट कर रहा है, उनके बीच में जो है उनको बैलेंस करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ईगो कर रहा है। तो और ये किस स्तर पर होता है, चेतन स्तर पर होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड, प्रेजेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ईगो। जो हमारा ईड था वो किस पे डिपेंड करता था, अचेतन स्तर पर, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से नोट करते जाएं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली इनको अच्छे से आंसर कर पाएँ। मुख्य रूप से चेतन स्तर पर काम करता है ईगो और अचेतन स्तर पर काम करता है ईड। तो ईड के विपरीत अहंकार वास्तविकता प्रिंसिपल, यानी कि रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अभी हमने पढ़ा था ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, वास्तविकता सिद्धांत। एक दूसरा दूसरा क्वेश्चन और ये भी यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ईगो है यह निर्णय लेने में सामाजिक वास्तविकताओं और मानदंडों तथा शिष्टाचार और नियमों पर विचार करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार हमारे लिए जो है ज़रूरी है समाज में समायोजन स्थापित करने के लिए। इस तरीके की थिंकिंग जो है इस लेवल पर देखी जाती है। फिर आता है हमारा थर्ड लेवल जो सुपर ईगो, सबसे ऊपर, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं प्रति अहंकार। तो ये जो है नैतिक प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत पर काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल। ये एक नैतिक घटक है फ्रायड का, जिसके फ्रायड ने जिसके बारे में बात की थी, जो कि आंतरिक सामाजिक मूल्यों और मानकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ईड की इच्छाओं के विपरीत है, यानी कि ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। जो ईड है और जो सुपर ईगो है आपस में बिल्कुल अपोजिट है। ये नैतिक धार्मिकता की ओर व्यवहार का मार्गदर्शन कराता है और मानकों को पूरा ना करने पर अपराध बोध पैदा करता है, यानी कि हमें किस तरीके का काम करना चाहिए, नैतिकता हमें सिखाता है। ये समाज में रहने के लिए किस तरीके का जो व्यवहार है वो ज़रूरी है, वो चीज़ हमें बताता है। और अगर हम उस व्यवहार का पालन ना करें तो हमारे अंदर अपराध बोध की भावना जो है वो विकसित करता है। तो सुपर ईगो जो है वो किस पर काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो जो है वो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर। और इससे पहले जो हमने ईड पढ़ा वो किस पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो यानी कि हम सामाजिक रूप से जो भी स्वीकार्य कार्य हैं या स्वीकार्य व्यवहार है, उस वो व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करता है सुपर ईगो। आगे हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो, ईगो जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ थिंकिंग पे काम कर रहा है। तो हमें एट द प्रेजेंट मोमेंट हमें किस तरीके का काम करना चाहिए वो डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। ईगो गेट्स द जॉब डन बाय कीपिंग इट इन द सेफ्टी जोन, सेफ्टी जोन में रहकर काम करता है ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, इसमें कोई मोरल्स नहीं होते, और साथ ही किस तरीके की रीजनिंग होती है, रैशनल रीजनिंग होती है। फिर हम बात करें सुपर ईगो की कैरेक्टरिस्टिक्स की, बिल्कुल मोरालिटी पर डिपेंड करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए कहता है। ये ईड को बिल्कुल ईड के बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट काम करता है, क्योंकि ईड जो वो काम कर रहा है प्लेजर प्रिंसिपल पे, जिससे करने में हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। और नैतिकता हमें सिखाती है कि हमें बिल्कुल जो हमारे नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उसके अकॉर्डिंग काम करना है, चाहे हमें उसमें सुख मिले या हमें दुख मिले। तो ये ईड को दबाने का काम करता है। और ये कब डेवलप होता है बच्चे के अंदर, 3 से 4 साल की अवस्था में सुपर ईगो जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारी स्टेजेस दी गई थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ये स्टेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इसमें जो इस वीडियो में जो हर एक पॉइंट कवर किया गया है, हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना है। इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसीलिए हम 2 पार्ट में इसे अच्छे से तरीके से कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसमें छूटे नहीं। तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट।
तो इसमें हम बात करें ये 5 स्टेजेस जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, इसे आप देख सकते होंगे। सबसे पहले मुखावस्था, ओरल स्टेज के बारे में बात की गई, जो कि जन्म से 1 वर्ष यानी 0 से 1 वर्ष का जो बच्चा है वो ओरल स्टेज में होता है, मुखावस्था में होता है। फिर आता है हमारा गुदावस्था, अनल स्टेज। अनल स्टेज में जो बच्चा होता है 1 से 3 साल का बच्चा जो है वो अनल स्टेज में होता है। फिर आता है फैलिक स्टेज, इसमें 3 से 5 साल का बच्चा है। फिर अव्यक्तता यानी कि सुप्तावस्था भी इसे बोला जाता है, या इसे बोला जाता है लेटेंसी स्टेज में बच्चा जो है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। और उसके बाद आती है हमारी 5th नंबर पे जेंटल स्टेज, जो 12 वर्ष के बाद जो बच्चा है वो प्यूबर्टी से अडल्टहुड यानी कि पूरा इसके बाद ये बहुत लंबी स्टेज है जेनिटल स्टेज, ये पूरा 12 से ऊपर का जो पूरा जीवन काल है उसको कवर करती है। तो ये 5 स्टेज है, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी और जेंटल स्टेज। इनका जो सीक्वेंस है वो भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन से स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी और किस स्टेज का कितना जो है वो एज ग्रुप इसके अंदर एज जो है वो निर्धारित इसमें की गई है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें और याद करने की इसे कोशिश करें। हर एक स्टेज को हम थोड़ा अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। सबसे पहली आती है मुखावस्था यानी ओरल स्टेज, जिसमें जन्म से 1 वर्ष का बच्चा जो है यहाँ पर है। इसमें हम बात करें कि ये मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है। बच्चा 0 से 1 वर्ष का है। इसमें 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस अवस्था में होते हैं। और यहाँ पर जैसा आप इसका नाम देख रहे होंगे मुखावस्था यानी मुख से रिलेटेड है, तो यानी कि बच्चे के मुंह से रिलेटेड है। इस अवस्था में लिबिडो का जो क्षेत्र है, कामेच्छा का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, मुख होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करें। लिबिडो का क्षेत्र जो है वो मुख होता है हमारी फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप बालक मुंह से करने वाली क्रियाओं को करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कि काटना, चूसना। जैसे आप इस इमेज भी देख रहे होंगे कि बच्चा जो है अपना अंगूठा चूस रहा है, यानी कि मुख से करने वाली क्रियाओं को करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है मुखावस्था के अंदर। तो 0 से 1 साल इसका जो टाइम दिया हुआ है एज का। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ईड प्रेजेंटेड बाय बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तभी से उसके अंदर जो है ईड डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ईड जो है उसके अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ही देखी जा सकती है। फिर हम बात करें सेकंड जो हमारी स्टेज है एनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुदावस्था। 1 से 2 वर्ष की अवस्था है। ये दूसरी अवस्था है जिसमें कामुकता का क्षेत्र यानी कि लिबिडो का जो क्षेत्र है वो मुख की जगह गुदा होता है, यानी कि बच्चे का जो लोअर पार्ट है एनल स्टेज है, उसको एनल जो पार्ट है उस वो जो है बच्चे का लिबिडो क्षेत्र होता है, कामुकता का क्षेत्र होता है, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने और उन्हें रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है कि जो बच्चा है उसे टॉयलेट ट्रेनिंग कब दी जाती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग का जो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार देखा गया है एग्ज़ाम के अंदर। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बच्चे को एनल स्टेज के अंदर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ इस स्टेज में आकर एनल स्टेज में आकर बच्चे के अंदर ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करें तो वो भी एनल स्टेज के अंदर बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही जब हम ईगो की बात करें तो ईगो भी इसी स्टेज से बच्चे के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ईड जो है वो बच्चे के अंदर ओरल स्टेज के अंदर डेवलप होती है। ईगो जो है वो गुदावस्था यानी एनल स्टेज के अंदर डेवलप होती है। फिर हम बात करें हमारा जो थर्ड स्टेज है लिंग प्रधानावस्था, फैलिक स्टेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो 2 टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो एज दिया हुआ है वो 2 से 5 वर्ष या फिर 3 से 6 वर्ष। काफ़ी बुक्स में 2 से 5 वर्ष भी लिखा हुआ है, 3 से 6 वर्ष भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर जो है वो टिक करना है। तो ये मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रा और ओडिपस।
इलेक्ट्रा और ओडिपस, यानी कि इसमें मातृ मनोग्रंथि और पितृ मनोग्रंथि, ये दो टर्म जो हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। इलेक्ट्रा और ओडिपस, इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था में लड़के मातृ प्रेम की उत्पत्ति, लड़कों में क्या होता है, मातृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, यानी कि लड़के जो हैं माता के प्रति ज़्यादा जो है अट्रैक्शन दिखाते हैं, ज़्यादा लगाव दिखाते हैं, माता के प्रति ज़्यादा लगाव जो होता है लड़कों का, तो इसे क्या बोलते हैं, ओडिपस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मातृ मनोग्रंथि। और दूसरा हम बात करें पितृ मनोग्रंथि, जो कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, यानी कि लड़कियां जो है अपने पिता से ज़्यादा लगाव रखती हैं। तो इस स्टेज में ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो हैं बच्चों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इलेक्ट्रा यानी कि ई यानी कि लड़की, ओ यानी कि ओ लड़के, ई लड़की। तो इस चीज़ से आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रा में लड़की जो है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, लड़की पिता के प्रति लगाव प्रदर्शित करती है, और ओडिपस की बात करें, ओ लड़के, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो इसमें लड़का जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में माता के प्रति लगाव प्रदर्शित करता है। इसमें आप नेक्स्ट जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर फैलिक स्टेज के अंदर जो हमारी थर्ड स्टेज है, इसके अंदर सुपर ईगो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ईगो डेवलप होगी हमारी सेकंड स्टेज में, ईड डेवलप होगी हमारी फर्स्ट स्टेज में, और सुपर ईगो डेवलप होगी हमारी थर्ड स्टेज में, यानी कि फैलिक स्टेज में। एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे उसमें भी बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चन जो है इस थ्योरी में से पूछे जाते हैं। अब हम बात करें फोर्थ हमारी जो स्टेज है, अव्यक्तावस्था या सुप्तावस्था इसे भी बोला जाता है, या विलंबावस्था भी इसे बोला जाता है। ये सभी इसी के नाम है, लेटेंसी स्टेज के। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे उसमें सुप्तावस्था दिया हो या फिर विलंब अवस्था दिया हो या फिर अव्यक्तावस्था दिया हो, ये सभी इसी के नाम है, लेटेंसी स्टेज के। इसका जो एज ग्रुप है वो 6 से 12 वर्ष या 6 से 13 वर्ष भी कई जगह दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है, बिल्कुल सेक्सुअलिटी का अवॉइडेंस हो जाता है, बच्चा जो इसमें लिबिडो का क्षेत्र दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी चौथी अवस्था में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि कौन सी स्टेज में, कौन सी अवस्था में लिबिडो का क्षेत्र बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। तो इसमें कौन सी स्टेज आएगी, लेटेंसी स्टेज। तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता, ये हम कहें थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है, लेकिन माना जाता है कि बच्चा जो है यहाँ पर सामाजिक कार्यों में और अपने पीयर्स के साथ खेल में, हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि प्राप्त कराते हैं। तो इसमें अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअलिटी है, बिल्कुल लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्कूल एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं और हम उम्र बच्चों के साथ खेलने में अपना समय जो है वो बिताते हैं। फिर हम बात करें फिफ्थ स्टेज, जनेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज जो है, जेनिटल स्टेज में हम बात करें, ये बहुत ही लंबी स्टेज हम कहें जीवन काल की जो चलती है, जो कि 12 वर्ष के बाद लगातार जब तक यानी कि टिल डेथ, मृत्यु तक की अवस्था चलती है। तो ये लॉन्गेस्ट स्टेज है इस थ्योरी की। इसमें ये पाँचवीं अवस्था है, यहाँ पर पाँचवीं अवस्था लिखा जाएगा, पाँचवीं अवस्था है, और ये 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती रहती है। तो इसमें क्या है, हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है बच्चे के अंदर, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति। आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है, उनमें इंटरेस्ट लेने लगता है। तो ये हमारी पांचों स्टेज जो थी, हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। एक एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, और हर एक बार इसे ज़रूर रिवाइज़ करें, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे तरीके से। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस को भी हम जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन इसके बारे में हो जाए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, ईड को सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किस कथन के आदर्श वाक्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ईड यानी कि कोई भी काम जो है उसे करना, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है ईड। जिस काम को करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला जो वाक्य है, माँ हमेशा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। फिर है हमारा, सही काम करो, हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं,
या फिर अगर कोई काम अच्छा लगता है तो इसे करो। तो यहाँ पर अच्छा लगने वाली बात हो रही है, यानी कि प्लेजर, यानी कि हमें कोई काम अच्छा लग रहा है, हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो यानी कि ये जो वाक्य है अच्छा लगता है तो इसे करो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्यक्तित्व का वह घटक जो वास्तविकता के सिद्धांत यानी कि रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रियलिटी प्रिंसिपल पर आपको याद हो, ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड था, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड था, और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड था। तो यहाँ पर हम बात करें ईगो, अहंकार यानी कि ईगो, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुपर ईगो, फ्रायड का जो शब्द दिया गया है उसका मतलब क्या है, वो किस तरीके का घटक है। तो इसमें हमने देखा व्यक्तित्व का नैतिक घटक, व्यक्तित्व का अचेतन पहलू, व्यक्तित्व के अन्य दो घटकों के बीच मध्यस्थ एजेंट जो कि अहंकार, ईगो काम करता है इन दोनों के बीच में, जैविक आवेग जो हमारे व्यवहार को संचालित करते हैं। तो हमें याद होगा सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड था, नैतिक व्यवहार को जो है वो वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है सुपर ईगो के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो व्यक्तित्व का नैतिक घटक, ये जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार विकास के मनोलैंगिक चरणों का सही क्रम क्या है। अभी हमने देखा था 5 जो है वो स्टेजेस हमने अभी अभी डिस्कस की हैं। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारी ओरल स्टेज यानी कि मौखिक, फिर आती है हमारी एनल स्टेज यानी गुदावस्था, फिर आती है हमारी लिंग जननावस्था, फिर आती है उसके बाद हमारी सुप्तावस्था या फिर अव्यक्तता अवस्था या फिर हम कहें विलंब अवस्था, फिर उसके बाद आती है हमारी जननांग अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। अब जो हमारी स्टेजेस हैं उसका जो क्रम है, जो हमारा सीक्वेंस है, इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर आता है हमारा गुदा चरण से जुड़ा महत्वपूर्ण विकास कार्य है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी थर्ड स्टेज जो है हमारी उससे रिलेट करता है। फिर आता है श्रेष्ठता प्राप्त करना जो कि सुपर ईगो की बात है। फिर आता है शौचालय प्रशिक्षण। तो टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद किस में की गई थी आपको याद होगा, हमने अभी डिस्कस भी किया था, एनल स्टेज यानी हमारा जो दूसरा चरण है गुदा चरण। तो गुदा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा 4 वर्षीय सैम को अपनी माँ के प्रति कामुकता भरी इच्छाएं हैं और वह अपने पिता के प्रति शत्रुता का भाव जो है वो रखता है, महसूस करता है। तो ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, वो लड़के यानी कि लड़का जो है अपनी माँ के प्रति कामुकता भरी इच्छाएं रख रहा है, ज़्यादा लगाव महसूस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर हमारा विकास की वह अवस्था आमतौर पर 1 से 3 वर्ष की आयु में होती है। अहंकार विकसित होने लगता है बच्चे के अंदर, ईगो डेवलप होती है और ईड जो है वो कुछ हद तक नियंत्रित हो जाती है। तो ये इन पांचों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, मौखिक, फैलिक, विलंब अवस्था, गुदा अवस्था या जनन अवस्था। तो आपको ये जो स्टेजेस हैं अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से इसे दे सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें ताकि आपको इसका आंसर जो है वो आसानी से मिल जाए। और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको ये चीज़, ये जो थ्योरीज़, जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है CDP सीरीज़, इसके जो लेक्चर्स हैं हमने काफ़ी सारी थ्योरीज़ को कवर कर लिया है। तो आप साथ साथ ये जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको ये सीरीज़ जो है वो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पार्ट सेकंड, फ्रायड की जो साइको सेक्सुअल थ्योरी है, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, डिटेल में बात करेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।